नमस्कार भाई साहब, कैलाश मथुरा से। नमस्कार। हम्म। शुरू करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। कृपया नमस्कार सर। कृपया और सभी लोग नमस्कार अपना सर। वीडियो और ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। जस्ट अ मिनट। स्वाति जी शुरू करेंगे। 1 मिनट सर, मैं फेसबुक का कर रही हूँ सेटिंग। जी जी ठीक है। नमस्ते दिलीप जी, नमस्कार। नमस्ते। प्रभाकर जी, कृपया अपना वीडियो नमस्कार। बंद कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार, सुप्रभात। आज 17 फरवरी गुरुवार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले 3 भागों में हमने भौतिक विज्ञान से जुड़ी विद्याएं, अभौतिक विद्याएं, भारत का गौरवशाली अतीत जान लिया। आज हम जानने जा रहे हैं भारत के विश्व गुरुत्व का रहस्य। हमारे मार्गदर्शक है श्री दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। अभी स्वाति जी ने जो हम सबको बताया कि पिछले 3 सत्रों में हमने विभिन्न प्रकार की भौतिक विद्याएं, या जिन्हें मूर्त विद्याएं भी कह सकते हैं, अमूर्त विद्याएं और भौतिका भौतिक यानी मूर्तामूर्त ऐसी विद्याएं, इनमें अंतर क्या है ये भी समझा। और इन विभिन्न प्रकार की विद्याओं में भारत कैसा अग्रणी रहा है, भारत कैसा विश्व का नेतृत्व करता रहा है, इसके बारे में हमने जाना। 2 महत्वपूर्ण पहलू इसके जो हैं वह हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला तो यह है कि यह सब विद्याएं जो हैं इनका लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति ही रहा। इसीलिए विद्याओं की परिभाषा की गई सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति दिलाए, जो आपको अहंकार से मुक्त करे, आपको देह भाव से मुक्त करे, आपको चराचर के साथ में एकात्मता की अनुभूति कराए। एक तो यह बात थी कि सभी विद्याएं जो हैं यह मोक्ष प्राप्ति के लिए थी। और दूसरी बात जो थी वह थी अध्यात्म विद्या विद्यानाम, यानी यह सब विद्याओं की माता है, जननी है। यह अध्यात्म विद्या के ही सब अंग उपांग हैं, बाकी सब विद्याएं। यह भारतीय चिंतन हजारों लाखों वर्षों से रहा है। अब आज हम यह सब विद्याओं के होते हुए भी और इसके अलावा भी हमारे पास ऐसा कुछ था क्या कि जिसके कारण पूरा विश्व हमें गुरु मानता था। अब जब हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, हम विश्वगुरु थे ऐसा कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। पहला तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये विश्वगुरु होता क्या है, विश्वगुरु से तात्पर्य क्या है, किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार के गुण लक्षण भारतीय समाज में, भारत राष्ट्र में हुआ करते थे जिसके कारण हम इसे गुरु, विश्वगुरु कहते हैं, या हम अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं। और क्या इसके साथ में विश्व के अन्य समाज भी हमें विश्वगुरु मानते थे,
और ऐसी बातें केवल हवा में नहीं की जाती, तो प्रमाणों के साथ में ही इसे प्रमाणित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो आज के इस सत्र में हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और हम पाएंगे कि बहुत विपुल मात्रा में इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं। पहले तो हम यह देखें कि ये भारत विश्व गुरु था, इससे तात्पर्य क्या है? क्यों विश्व के अन्य समाज भारत की ओर गुरुत्व की दृष्टि से देखते थे? ऐसे क्या गुण लक्षण भारत में, भारतीय समाज में, राष्ट्र में थे कि जिनके कारण विश्व के अन्य समाजों को भारत का अनुकरण करना चाहिए, भारत जैसा बनना चाहिए, ऐसा लगता था। भारत जैसा बना है ऐसा सीखने के लिए वहां के लोग उत्सुक हुआ करते थे, लालायित हुआ करते थे। तो ऐसे क्या गुण लक्षण थे भारत में, इन्हें सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी समाज जीवन आदर्श या अनुकरणीय कब माना जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि वह समाज जीवन जो है यह सामर्थ्यवान होना चाहिए। जो दुर्बल है उसके गुणों की कोई कदर नहीं होती है। जो सामर्थ्यवान है उसके कुछ अवगुण भी होते हैं तो छिप जाते हैं। तो इस दृष्टि से हम यदि देखते हैं तो भारत का इतिहास हम देख लें, हजारों लाखों वर्षों के इतिहास में, भारत के इतिहास में, यह तो बौद्ध मत के भारत में उद्भव के बाद में भारत में जो दुर्बलता निर्माण हुई, इसके कारण भारत पर आक्रमण शुरू हुए। ये सब शक, हूण, यवन, कुषाण, ग्रीक और ये सब आक्रमण जो हैं, ये भारत में बौद्ध मत के निर्माण होने के बाद में हुए। तब तक भारत एक ऐसा शक्तिशाली, ऐसा सामर्थ्यवान समाज था कि इसकी ओर तिरछी आंख से देखने की भी किसी अन्य समाज की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा सामर्थ्यवान। और इतना ही नहीं, तो आगे मैं जाकर इसके बारे में थोड़ा सा और विशद करूंगा कि हमारी सम्राट व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी कि जो दुष्ट शक्ति फिर वो विश्व में जहां भी कहीं निर्माण होती हो, वहां जाकर उसे नष्ट किया करते थे। भगवान राम के बारे में हम जानते हैं, राम की प्रतिज्ञा थी, निश्चर ही न करो मही। पूरी पृथ्वी को निश्चर जो हैं, राक्षस हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे मैं मुक्त करूंगा। ये हमारे यहाँ के सम्राटों का प्रण हुआ करता था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सामर्थ्य इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी भारत पर आक्रमण करने की। दूसरा, केवल सामर्थ्यवान होने से अनुकरणीय नहीं बन जाता। जैसे आज अमेरिका और रशिया बहुत सामर्थ्यवान है, आज विश्व के शायद सबसे अधिक सामर्थ्यवान देश हैं, लेकिन इसके लिए उनके जैसा सब तरह से सभी क्षेत्रों में अनुकरण हम करें, ऐसा तो विश्व के लोगों को लगता नहीं है। आज ये साधन संपन्न देश हैं, बहुत समृद्ध यानी अमीर देश हैं, संपन्न देश हैं, लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी देश को विश्वगुरु कह सकते हैं, ऐसी जरा भी स्थिति नहीं है। और विश्व का कोई भी समाज इन्हें विश्वगुरु नहीं मानता है। तो सामर्थ्यवान होना यह एक बात है। उसके साथ में सुख शांतिमय जीवन होना। पूरा समाज जीवन जो है यह सुख शांति से भरा हुआ था, भारतीय जीवन। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि हमारे यहाँ राजा तो बहुत हुआ करते थे। यानी एक कोई भी कालखंड आप ले लें तो आप देखेंगे कि 10-10, 12-12, 15-15, 25-25 ऐसे राजा रहे हमारे यहाँ। छोटे छोटे राज्य भी चलाते रहे, आपस में लड़ते भी रहे, लेकिन फिर भी भारतीय समाज जीवन जो है यह बिल्कुल जैसे तालाब में जैसा तरंग नहीं आते हैं, ऐसा तरंगहीन, ऐसा
बिल्कुल शांत स्थिर ऐसा जीवन समाज जीता था। युद्ध तो होते थे, राजा अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए और एक दूसरे की व्यक्तिगत कुछ दुश्मनी के लिए भी युद्ध तो करते थे, लेकिन सामान्य जन को उसका कोई उपसर्ग नहीं पहुंचता था, उसकी कोई हानि नहीं होती थी। और इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत बहुत रूढ़ थी, उसमें कहा है, को नृप हो हमें का हानि, हमें क्या फर्क पड़ता है, राजा कोई भी आ जाए, लड़ेंगे आपस में, कोई जीत जाएगा तो वो राजा हो जाएगा हमारा, बाकी हमें क्या फर्क पड़ता है। इतना सुख शांति से भरा हुआ जीवन होता था। तो यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये इस प्रकार की कहावतें हमारी भाषाओं में निर्माण हो जाती हैं। तो सुख शांतिमय ऐसा जीवन था। फिर समृद्ध जीवन था। समृद्धि इतनी थी कि गुप्त काल में इसका वर्णन करते हैं कि सोने का धुआं घर घर से निकलता था, इतना समृद्ध। और ये गुप्त काल तो फिर भी थोड़ा पतन के काल का एक उन्नत काल, ऐसी गुप्त काल की अवस्था थी, उसमें भी सोने का धुआं निकलता था, ऐसा कहा जाता। किस प्रकार की समृद्धि रही होगी, घर घर में इस प्रकार की सोने के बर्तन हुआ करते होंगे। और सोने के बर्तन में जब गर्म किया जाता है, अन्न पकाया जाता है, कुछ किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कल्पना की जाती है कि सोने का धुआं निकलता होगा। इस प्रकार से यह बहुत समृद्ध ऐसा देश था। यह एक बहुत श्रेष्ठ ऐसी संस्कृति का ऐसा संवाहक ऐसा देश था, ऐसा समाज था। इसका भी वर्णन हम देखते हैं कि गुप्त काल जैसे उसमें वर्णन किया है, मेगस्थनीज वर्णन करते हैं, अन्य चीनी प्रवासी भी वर्णन करते हैं। फाहियान जो फाहियान आए थे, इत्सिंग आए थे, ह्वेनेत्संग आए थे, इन्होंने भी जो वर्णन करके रखा है, ये बताते हैं कि भारत में नैतिकता का स्तर इतना ऊंचा था कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो अपने घर को ताले नहीं लगाते थे। अब आज के जैसा तीर्थ यात्रा पर जाना इतना सरल नहीं हो था उस समय। उस समय तो तीर्थ यात्रा पर जाना यानी कुछ महीनों के लिए घर से बाहर रहना, ऐसा हुआ करता था। तो ऐसे कई महीने घर में हम वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में कोई चोरी की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार का नैतिकता का उच्चतम स्तर भारत की हमारी जनता में, भारत के समाज में था। तो ऐसी सुसंस्कृत ऐसी ये जीवन की हमारी प्रणाली हुआ करती थी। और सबसे अंत में हम देखते हैं कि इन सब के होने के साथ में, ये सब है किसी समाज में, लेकिन अन्य विश्व के समाजों के साथ में संवाद यदि नहीं है तो विश्व गुरु उससे उसके बनने का कोई कारण नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो अंतिम कारण हमारे विश्व गुरुत्व का यह भी रहा कि पूरे विश्व के देशों के साथ में हमारा संवाद होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। हमारे यहाँ के विद्वान विश्व भर में अटन करते थे, प्रवास करते थे, और श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान वहां जाकर लोगों में बांटते थे। हमारे यहाँ के व्यापारी अन्य देशों में जाते थे, और सामान्यतः तो व्यापारी की छवि बहुत खराब होती है, व्यापारी होगा तो डंडी तो मारेगा ही, बदमाशी तो करेगा ही। ऐसी भावना सामान्य रूप से सभी समाजों में व्यापारी के बारे में होती है, लेकिन भारत का व्यापारी इसके लिए अपवाद हुआ करता था। भारत का व्यापारी इतना प्रामाणिक हुआ करता था, इतना सच्चा हुआ करता था कि विश्व के अन्य समाजों में उस व्यापारी को देखकर ही लोग ऐसा विचार करते थे कि भारत का यदि व्यापारी इतना प्रामाणिक है तो समाज कितना सज्जन होगा, कितना प्रामाणिक होगा, कितना सत्यनिष्ठ होगा। और इस दृष्टि से भारत में विश्व भर से, भारत के विद्यापीठों में, विश्वविद्यालयों में विश्व भर से विद्वान आते थे, राजकुमार आते थे शिक्षा प्राप्त करके
समाधान के साथ में वापस लौटते थे। तो यह तो विश्व गुरुत्व के रहस्य जो लक्षण हैं, ये सब विश्व गुरुत्व के जो लक्षण हम कल्पना कर सकते हैं, यह सब भारतवर्ष में विद्यमान थे। अब यह भी विद्यमान थे हम कहते हैं, तो क्या हमारे केवल कहने से हो गया? तो ऐसा नहीं है। तो इसके प्रमाण विदेशी जो विद्वान हैं, विदेशी जो साहित्य है, उसमें भी मिलते हैं। उससे भी हमारा विश्व गुरुत्व प्रमाणित होता है। तो ऐसे कुछ विद्वानों के कथन को हम देख लेते हैं। एक लेखक है, ग्रीक लेखक है, जिसने हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है टेम्पल ऑफ हिस्ट्री। इस टेम्पल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में यह ग्रीक लेखक बताता है कि प्राचीन ग्रीस की जो सभ्यता थी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भारत से, कई बार भारत से यहां पर आए हुए विद्वानों को जाता है। अब यह हम तो कहते ही हैं कि भारत ने विश्व को संस्कृति सिखाई, लेकिन केवल हम नहीं कहते हैं, यह ग्रीक लेखक कहता है अपनी पुस्तक में, टेम्पल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में। आगे और चलते हैं हम, तो इटली की एक लेखिका है, उसका सिल्विया लेवी ऐसा नाम है। वो कहती है कि गणित है, ग्रामर है, फोनेटिक्स है, तत्वज्ञान है, और इस प्रकार के जीवन से जुड़े हुए हर विषय में भारत चीन का भी और विश्व का भी गुरु रहा है, टीचर रहा है। भारत का स्थान विश्व के सब जो राष्ट्र हैं, नेशन हैं, उनमें सबसे ऊपर का है, ऐसा वो कहती है। फिर चीन के ऊपर आते हैं। चीन के अमेरिका में जो राजदूत हुआ करते थे, हु शिन, वो कहते हैं कि भारत ने चीन पर 2000 वर्षों तक सांस्कृतिक दृष्टि से शासन किया है। एक भी सैनिक चीन की सीमा में भेजे बगैर इस प्रकार का भारत का शासन, सांस्कृतिक शासन चीन पर रहा है। और देखते हैं तो जापान के डॉक्टर सुजुकी हैं, वो कहते हैं कि आपको जापान के चिंतन को यदि समझना है, विचारों को समझना है, तो आप भारतीय विचारों को समझ लीजिए। भारतीय विचारों को समझने से जापान का विचार जो है वह सहज ही आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे जापानी विद्वान नाकामुरा, वो कहते हैं कि भारत यह जापान की संस्कृति की जननी है, कल्चरल मदर, ऐसा शब्द का प्रयोग वो करते हैं। और आगे चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि अमेरिका के एक बड़े विद्वान विल ड्यूरेंट, वो कहते हैं, यह उनके ही शब्द में पढ़कर सुनाता हूं। वो कहते हैं, भारत यह मदरलैंड ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी मानवता की जननी है, माता है। और संस्कृत जो भाषा है भारत की, यह यूरोप की सभी भाषाओं की जननी है। मार्क ट्वेन कहता है, अब ऐसे बहुत विद्वान हैं जो कई बातें कहते रहे हैं। मार्क ट्वेन कहता है, जो भारतीय चिंतन है, यह एक ढंग से पूर्णत्व का चिंतन है, पूर्णत्व तक पहुंचा हुआ चिंतन है। मानवता के क्षेत्र में भी पूर्णत्व को प्राप्त हुआ है, और प्रकृति के संदर्भ में भी इसने पूर्णत्व को प्राप्त किया है। इस प्रकार का पूर्णत्व का चिंतन यह एकमात्र भारत की देन है।
ऐसा वो कहते हैं। जर्मन कवि गटे हुआ करता था, जो जिसे संस्कृत का जब पता चला भाषा का, तो वह कहता है कि संस्कृत भाषा का परिचय होना यह विश्व में एक नया भूखंड उसकी खोज करने जितना महत्वपूर्ण है। भारत की संस्कृत भाषा का महत्व इतना रहा है कि 17वीं सदी में, 17वीं-16वीं सदी में यूरोप के लगभग सभी तथाकथित उन देशों में, उस समय तो बहुत पिछड़े हुए देश थे ये सब, उनमें जो प्रगत देश थे, इन देशों ने अपनी भाषाओं को संस्कृत में के साथ में जोड़कर इंडो जर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, इंडो फ्रेंच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, इस प्रकार से अपनी भाषा को भारत की संस्कृत भाषा के साथ में जोड़कर उसका गौरव बढ़ाने के प्रयास किए थे। इसमें एक प्रयास तो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। जर्मनी के जो विद्वान थे, उन्होंने तो 16वीं सदी में जर्मन भाषा का जो व्याकरण है, उस व्याकरण को ही बदलकर संस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार व्याकरण की स्थापना की। जैसे संस्कृत में हम शब्द चलाते हैं रामः रामौ रामः, ऐसे ही जर्मन भाषा में भी शब्द चलते हैं। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भाषा का अनुकरण भी वहां बहुत गंभीरता से यूरोप में हुआ करता था। फिर और आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि सन 1700 नहीं, सन 1452 में कॉन्स्टेंटिनोपल करके जो शहर था, वह ईसाइयों के हाथ में था, यूरोप के अधिकार में था, यूरोप के देशों के। और उससे होते हुए भारत के लिए भूमार्ग से व्यापार हुआ करता था। अब जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पर इस्लाम के यानी मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो यूरोप का भारत के साथ में व्यापार का मार्ग अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। और इसके लिए हम देखते हैं कि 15वीं सदी के अंत में यूरोप के जो भी तथाकथित थोड़े प्रगत देश थे, उस समय इंग्लैंड तो बहुत गरीब था, दरिद्री था देश था, स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों ऐसे स्थान पर थे कि जहां पर से वो समुद्री जो व्यापारी जहाज जाते थे, उनको लूट लूट कर कुछ मात्रा में अमीर हुए थे। तो हम देखते हैं कि भारत की खोज के बहुत धनवान, धन लगने वाले, बहुत ही खर्चा करने वाले ऐसे अभियान इन देशों ने चलाए। पश्चिम की ओर स्पेन के लोग गए, तो कोलंबस निकला भारत की खोज के लिए। क्योंकि 1452 में जो व्यापार बंद हो गया, उससे यूरोप का जीवन जो था यह अस्वस्थ था। भारत से मिलने वाले जो पदार्थ थे, इनसे वह वंचित हो रहा था। और इसलिए भारत के साथ में व्यापार स्थापित करने की दृष्टि से यह खोज कार्य शुरू हुए थे। और इसके लिए हम देखते हैं कि पश्चिम की ओर वह चला, और जो भूभाग जहां पर वो टिक गया, उसको ही उसने भारत समझ लिया, भारत का नाम दे दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका में रेड इंडियन, ये कहां से रेड इंडियन कहां से हो गए? तो यह उनके भ्रम के कारण कि उन्होंने उसी को भारत समझ लिया और उसको नाम दे दिया। बाद में ध्यान में आया कि यार ये तो भारत नहीं है, तो उसे रेड इंडियन कहना शुरू कर दिया, मेक्सिको का जो हिस्सा है। फिर दूसरा हम देखते हैं वेस्ट इंडीज। अब ये वेस्ट इंडीज कैसे हो गए? तो वेस्ट इंडीज का अर्थ ऐसा है कि वहां पहुंचे तो इनको लगा कि यही भारत है, यही इंडिया है, तो इसलिए उसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। तो इस प्रकार से इतने उतावले हो गए थे भारत पहुंचने के लिए, और भारत पहुंचना संभव नहीं हो रहा था। तब 1492 में वास्को डी गामा भारत के ही एक व्यापारी के साथ में, भारत के व्यापारी जहाज उस समय
बहुत विशाल हुआ करते थे, यूरोपियन जहाजों की तुलना में कई गुना बड़े हुआ करते थे। उसकी पूंछ पकड़ पकड़ कर यह भारत में आया, इसने खोज की, ऐसा कहा जाता है। सरासर झूठ। यह तो उसको लेकर आया हमारे यहाँ का व्यापारी अपने साथ में कि चलो तुम चलो हमारे साथ में। तो इस प्रकार से भारत के साथ व्यापार करने के लिए यह बहुत लालायित थे। और इन्होंने जब भारत के साथ में व्यापार शुरू किया और उससे जो लाभ होने लगा, इसके कारण फिर आगे डच जो थे, उनके भी मन में आया कि हम भी भारत के साथ में व्यापार शुरू करें। वो भी भारत में आए। अंग्रेज थे, वो भी भारत में आए। इस प्रकार से भारत में यूरोप के कई समाजों के व्यापारी भारत के साथ में व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से आने लग गए। और आगे चलते हैं तो 1772 और 1792 ऐसी दो चार्टर डिबेट्स में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हर 20 वर्ष के बाद में एक बड़ी गहन चर्चा चलती है। और इंग्लैंड के समाज जीवन के लिए, इंग्लैंड की राष्ट्र की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे पहलू हैं, इनके ऊपर कुछ सैद्धांतिक, कुछ मूलगामी ऐसा चिंतन इन चार्टर डिबेट्स में होता था। तो 1772 में सबसे पहली बार वहां की पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि अब हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा उनके अधिकार में आ गया था 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद में। और इसलिए भारत में ईसाईकरण के अभियान चलाने चाहिए, भारत को जल्दी से जल्दी ईसाई बनाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव 1752 की चार्टर डिबेट में रखा गया। और जो बहुत ही सहजता से, बहुत ही क्या कहें कि बहुत बहुत कुछ उसका विरोध नहीं करना पड़ा, सहजता से ही वो जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया गया। लेकिन भारत के ईसाईकरण के लिए प्रयत्नशील ऐसे चार्ल्स ग्रांट जैसे लोग, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन बना, उन्होंने प्रयास चालू रखे। और 1792 में फिर से चार्टर डिबेट में यही प्रस्ताव रखा गया। इस बार भी इसे कुछ अधिक शक्ति के साथ में रखा गया था। इसके लिए इस बार थोड़ा अधिक विरोध इसका पार्लियामेंट में हुआ। और वहां पर यह कारण देकर इस प्रस्ताव को ठुकराया गया कि भारत में हम जो ईसाईकरण करने के लिए पादरी भेजना चाहते हैं, सर्वसामान्य भारतीय जो है उसका जो नैतिकता का स्तर है वो हमारे पादरी के नैतिकता के स्तर से अधिक ऊंचा है। और इसलिए हमारे यहां से ईसाईकरण के लिए पादरियों को नहीं भेजना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मत हो गया। उसके आगे और आते हैं। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले OECD कंट्रीज जो है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, उन्होंने, उनका जो एक संगठन है, उसने विश्व के आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि से एंगस मेडिसन नाम के एक विद्वान से को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसने काफी मेहनत करके पूरे विश्व के 2000 वर्षों का अध्ययन करते हुए जो आंकड़े सामने रखे हैं, वह हमारे लिए तो सुखदायक, आनंददायी तो हैं ही, लेकिन पूरे विश्व को चौंकाने वाले हैं। उसके हिसाब से भारत का औद्योगिक उत्पादन, जीडीपी, ये जो जीडीपी है, यह केवल हमारा जीडीपी जो था, यह कृषि उत्पादन के कारण नहीं था, औद्योगिक उत्पादनों का ही प्रमुख रूप से उसमें गिनती की गई है। तो इस दृष्टि से भारत यह सबसे अग्रणी रहा सन 2000 से 1000 तक, यानी 2000 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व तक, यानी लगभग सन 1000 तक भारत यह विश्व का सबसे अधिक जीडीपी वाला देश था। 34%, पूरे विश्व का 34% जीडीपी भारत का हुआ करता था। इसके बाद में जब
यहाँ पर मुसलमान शासकों की लूट चली, यहाँ का जीवन कुछ मात्रा में अस्त व्यस्त हुआ, तब यह घटने लगा। तब यह घटते घटते 1757 तक, यानी जब अंग्रेज भारत में पहली लड़ाई जीते तो 1750 तक यह घटते घटते 24.5 तक आ गया था। अंग्रेजों की शासन काल में यह घटता हुआ सन 1900 में, यानी 1750 से लेकर सन 1900 तक 150 वर्षों में यह भारत का जीडीपी जो है यह घटकर 24.5 से घटकर 1.7% तक इतना कम हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर किस प्रकार के अनन्वित ऐसे अत्याचार किए होंगे, किस प्रकार से भारत के उद्योग जगत को नष्ट किया होगा। जिस भारत को इंडिया ही शायद इसलिए कहा जाता है, यह इंडस्ट्रियलाइज्ड ऐसा देश था, ऐसा समाज था, और इसके लिए इसे इंडिया कहा गया था, ऐसा एक कहा जाता है। तो ऐसे उद्योग प्रधान ऐसे देश की हालत अंग्रेजों ने ऐसी कर दी कि हमारे यहाँ स्वाधीनता के और उससे भी पहले कोई भी नेता खड़ा होता था तो भारत का वर्णन करता था, भारत यह एक कृषि प्रधान देश है। अरे कृषि के क्षेत्र में तो हम सबसे अग्रणी थे ही, उद्योग के क्षेत्र में भी ऐसे ही पूरे विश्व में अग्रणी थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि जो विदेशी विद्वानों ने, विदेशी सर्वेक्षणों के माध्यम से, ऐसा ही एक और पॉल कैनेडी करके यूरोपियन लेखक है, उसने भी एक पुस्तक लिखी है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट नेशंस। उसमें भी वह यही बताता है कि 24.5% है 1750 के समय जीडीपी भारत का, जो घटते घटते 1.7% तक आ गया 1947 तक। यह सब बताने का तात्पर्य है कि साहित्य की दृष्टि से, अन्य समाजों में विद्वानों के कथन की दृष्टि से भारत एक विश्वगुरु बनने लायक ऐसा देश था, यह वे सब प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा और भी प्रमाण हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं, वह पुरातात्विक प्रमाण। यह प्रमाण भी आज बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत इनका जो स्तर है यह बहुत ऊंचा माना जाता है, क्योंकि यह तो किसी का कथन है, किसी की जो समझ है इसके हिसाब से बने हुए नहीं है, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आज देखे जा सकते हैं। इनकी इस क्षेत्र में भी जो भारत में जो पुरातत्व क्षेत्र में जो खोज कार्य हुए हैं, उनमें से ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, जो प्रमाणित करते हैं कि भारत यह अत्यंत उन्नत ऐसा देश था। उसमें से कुछ प्रमाणों का हम अभी उल्लेख करेंगे। सबसे पहले तो यह प्रमाणित किया गया है कि भारत में मानव जीवन यह 20 लाख वर्ष से पुराना है। यह जो कहा जाता है कि अफ्रीका में पहला मानव निर्माण हुआ और वहां से पूरे विश्व में फैला, इस थियरी को चुनौती अब दे दी गई है और यह लगभग प्रमाणित सा है कि मानवता का प्रारंभ यह भारत से हुआ है। अभी तो जो साइंटिस्ट हैं वो 20 लाख वर्ष पुराने तक गए हैं, लेकिन इससे आगे भी जाने की संभावना नकार नहीं सकते, क्योंकि साइंटिस्ट तो वहीं तक प्रमाणित कर सकते हैं जो प्रमाण उन्हें मिला है। जो नहीं मिले हैं प्रमाण, उनके बारे में तो वो बता नहीं सकते कुछ। तो इस दृष्टि से 20 लाख वर्षों से निरंतर वर्तमान तक भारत में ऐसे पुरातात्विक अवशेष हम पा सकते हैं कि जिसमें एक निरंतर जीवन भारतवर्ष में रहा है, मानव जीवन, इसके वह प्रमाण हैं। फिर हम देखते हैं कि भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में भीमबेटका करके गुफाएं हैं, वहां पर भित्ति चित्र पाए गए हैं। इनका अनुमान ऐसा है कि ये लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पुराने हैं। कल्पना कीजिए, ये 30-40 हजार वर्ष पुराने भित्ति चित्र हैं, और जो विश्व के अन्य समाजों में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वो मेसोपोटामिया की मानी जाती है, जो मुश्किल से 3,500-4,000 वर्ष से पूर्व की नहीं मानी जाती।
इसमें एक कारण और भी है। ये जो रोमन लोगों से जो अंग्रेज या यूरोप के समाजों ने जो नीति सीखी दुष्टता की, वह और मुसलमानों की जो दुष्टता की नीति रही, तो इन्होंने जिस भी समाज को आक्रांत किया, जीत लिया, उस समाज जीवन के हर अवशेष को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और इसलिए इन विभिन्न देशों में, विश्व के अन्य राष्ट्रों में, समाजों में, भूमि पर ऐसे बहुत सारे अवशेष जो भारत के साथ में उन्हें जोड़ पाते, या भारत का भी छोड़ दें तो उनकी संस्कृति के साथ में उनकी भी कुछ रही होगी पुराने समय में, जो भारत से कुछ लिया होगा, अपनी भी कुछ बातें उनकी रही होंगी। यह सब इन दोनों प्रकार के ईसाई और मुसलमान, ऐसे दोनों आक्रांताओं ने इन सबको नष्ट किया। और इसके लिए वहां पर इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिलते। सबसे पुरानी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की मानी जाती है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है यह शासकीय पुरातात्विक ऐसे प्रमाण वहां मिलते हैं, यानी शासन के द्वारा, वहां के राजाओं के द्वारा जो निर्माण किए गए हैं, ऐसे आर्कियोलॉजी के प्रमाण वहां पर मिलते हैं। बड़े बड़े ऐसे, कोई बहुत बड़ा पिरामिड मिल गया, कोई बहुत बड़ी ऐसी रचना मिल गई। लेकिन भारतीय पुरातात्विक जो खोज है, उसे पता चला है यह भारत का जो जीवन था, ये केवल शासन के समृद्धि के ऊपर निर्भर नहीं था, तो यह सर्वसमावेशी था। इसमें सामान्य मनुष्य के जीवन की भी झलक मिल जाती है। अरे सामान्य जीवन की झलक जो है, यह हम देखते हैं कि 30-40 हजार वर्ष पूर्व ये गुफाओं में भित्ति चित्र मिलते हैं। एक कालीबंगा करके जो क्षेत्र है जहां पर उत्खनन हुआ है, इसे ऋग्वेद का यह क्षेत्र है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसका कारण केवल इतना ही है, वहां ऋग्वेद का निर्माण वहां हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर यज्ञ कुंड पाया गया है। और इस यज्ञ कुंड में कुछ जले हुए धान के कण भी मिले हैं। इस धान के जो दाने हैं, इन दानों की जो टेस्टिंग की गई, उससे ये पता चला इस धान का निर्माण लगभग 9,000 वर्ष पूर्व हुआ है। और इस प्रकार की इतने प्राचीन काल से भारत में कृषि चलती रही थी। ऐसे अन्य किसी भी समाज में, अन्य किसी भी विश्व के उत्खनन में ऐसे प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कृषि का प्रारंभ भी भारतवर्ष से हुआ था, इसमें कोई संशय आज तक तो नहीं है। इसके बाद में आगे आते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, इसकी तो बहुत प्रसिद्धि विश्व भर में हुई है। और भारत को, ये तो भारतीय सभ्यता थी ही नहीं, ये तो भारत के बाहर से आए हुए लोगों ने, आक्रामकों की सभ्यता थी, और उन्होंने द्रविड़ों को दक्षिण में भगा दिया। ऐसे अनर्गल, ऐसी आर्य आक्रमण की एक परिकल्पना हमारे यहाँ प्रचारित की गई, और शासन के आधार पर, शासकीय शक्ति के आधार पर भारत में भी उसे प्रस्थापित किया गया था। आज यह पूर्णतः ध्वस्त की गई है। और आगे हम और देखते हैं, ऐसे भारत में, यानी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत मिलाकर जो भारतवर्ष है, इसमें लगभग ऐसे 200 केंद्र, 200 स्थान ऐसे लक्षित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जहां पर खोज कार्य करने की आवश्यकता है, जहां पर उत्खनन की आवश्यकता है। और उसमें से बहुत कुछ इससे भी आगे और मिलने की संभावनाएं हैं। इसमें से 1600 जो चिन्हित ऐसे क्षेत्र हैं, ये भारतवर्ष के वर्तमान शासकीय भारतवर्ष में हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनमें एक श्रेष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट वसंत जी शिंदे हैं, डॉक्टर वसंत शिंदे। वो कहते हैं कि आगे 200 वर्षों तक ये शोध कार्य चल सकेगा। इतने पर्याप्त मात्रा में यह सब आर्कियोलॉजी के जो चिन्हित किए गए केंद्र हैं, इनकी संख्या है। आगे और वह बताते हैं कि लोथल करके गुजरात में एक बहुत बड़े ऐसे बंदरगाह का
इसके अवशेष मिले हैं। शुरू में तो विदेशी जो विद्वान थे उन्होंने इसे नकार दिया था, ये नहीं ये बंदरगाह का नहीं हो सकता। लेकिन जब भारत की नेवी के लोगों को वहां पर ले जाकर बताया गया तो उन्होंने कहा यह जो जिस प्रकार की रचना, जिस प्रकार की व्यवस्था लोथल में पाई गई है, यह बंदरगाह के सिवा दूसरे किसी भी कारण संभव ही नहीं है। बिल्कुल 100% उन्होंने प्रमाणित किया है। यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, विश्व का शायद सबसे बड़ा बंदरगाह रहा होगा ये। तो इसके अवशेष मिले हैं। और आगे जाकर अभी हाल ही में 2019 में जो राखीगढ़ी में जो उत्खनन हुआ है वह तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उत्खनन के साथ में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने केवल अपने लोगों के साथ में उत्खनन नहीं किया है, तो इन्होंने अपने साथ में कई अन्य प्रगत देशों के आर्कियोलॉजिस्ट को साथ में लिया था कि जिससे कोई विवाद के लिए स्थान न रहे। और केवल पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने बातों को सिद्ध नहीं किया है, तो उसके साथ में पुरातात्विक के साथ में जेनेटिक यानी जैविक, ऐसी दोनों मिलाकर जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उसके आधार पर उनका कहना है कि भारत की यह जो परंपरा है, यह आर्यों का जो के बारे में जो कहा जाता है, यह आर्य की जो गढ़ी गई ऐसी परिकल्पना है, यह सरासर झूठ है। यह तो भारत ही है जहां से यह विश्व भर में इस संस्कृति का फैला हुआ था। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि ऐसे जो पंजर मिले हैं जो उत्खनन में, तो मेसोपोटामिया में भी पंजर मिले हैं, ऐसे भारत में भी ऐसे पंजर मिले हैं। लेकिन पाया यह गया है कि भारत में जो जीन्स हैं जो यहाँ के पंजरों में पाए गए हैं, वह जीन्स मेसोपोटामिया के उत्खनन में वहां के जो पंजर मिले उनमें तो पाए गए हैं, लेकिन भारत में जो पंजर मिले हैं उनमें से कोई भी पंजर का जो डीएनए है, जीन्स है, उसका मिलाप मेसोपोटामिया के पंजरों के साथ में नहीं हो पाया है। इससे तात्पर्य यह कहा जा रहा है यह भारत से ही सभ्यता के हमारे जो प्रहरी थे वह भारत की सभ्यता को वहां पर लेकर गए होंगे और वहां की सभ्यता का विकास हुआ होगा, ऐसा प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार से वह प्रमाणों के साथ में कहते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार से, यानी विद्वानों के और उस समय के जो भारत में प्रवासी आए थे, मेगास्थनीज हो गए, हाइयान, ह्वेनत्संग, इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक उपलब्ध है, कुछ उसका अंश उपलब्ध है। उसके बाद में हेरोडोटस करके जो दूसरा राजदूत था, भारत में ग्रीक राजदूत था, उसने भी अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें भी है। फिर अलबरूनी करके अरब एक लेखक विद्वान, इसने भी भारत का प्रवास किया था, इसने भी भारत के बारे में काफी कुछ लिख रखा है। तो इन सबके आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत वास्तव में विश्व गुरु था। और केवल हम कहते ऐसे इसलिए नहीं, वास्तव में पूरे विश्व के लिए एक गुरु के स्थान पर था। भारत का अनुकरण हमने करना चाहिए। भारत में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में ऐसे उन्नत, ऐसी प्रतिभा का विकास हो पाया था, उसका हमने अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार से भारत की ओर देखने की पूरे विश्व की दृष्टि थी। तो विश्व गुरुत्व यह विश्व ने हमें दिया था, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि विश्व गुरुत्व ऐसा अपने कहने से नहीं होता, यह अन्य लोगों के कहने से होता है, इसे भी हमें समझना होगा। और इसलिए यदि हमें फिर से विश्व गुरु बनना होगा तो फिर से यह सब बातें विश्व के अन्य समाज के विद्वान कहें, ऐसे उन्नत अवस्था तक हमें पहुंचना होगा। और यह पहुंचना हमारे लिए असंभव बात नहीं है।
इसका ही विचार हम आगे के बहुत सारे सत्रों में करने ही वाले हैं। यहाँ केवल इतना ही मैं बता दूं कि यह जो विश्वगुरु भारत बना तो कैसे बना। वैसे तो मानवीय प्रतिभा का हम विचार करें तो यह तो पूरे विश्व में मानवीय मानवीय प्रतिभा फैली हुई है। जिस प्रकार से यूरोप के समाजों में वैज्ञानिकों का निर्माण हुआ, उद्भव हुआ, हम देखते हैं कि जैसे ही भारत में स्वत्व का जागरण हुआ, जो अस्मिता का जागरण हुआ, तब से भारत में भी ऐसी प्रतिभाओं का विकास शुरू हो गया। तो प्रतिभा का विकास तो हर समाज में होता ही रहता है, लेकिन यह किसी क्षेत्र में, किसी छुटपुट क्षेत्र में, किसी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग काल में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समाज में, अलग अलग देशों में इस प्रकार की प्रतिभा का विकास होना, प्रतिभा का विश्व के सामने एक प्रदर्शन होना, यह तो बहुत सामान्य बात है। सब देशों के, सब समाजों में होता है ये। बहुत ही जो पिछड़े देश हैं, अफ्रीका वगैरह जैसे, इनमें शायद इसमें से बहुत कम बातें होती होंगी, लेकिन थोड़ा सा भी जो प्रगतिशील ऐसे देश हैं, ऐसे सभी समाजों में इस प्रकार की प्रतिभा का प्रकटन यह तो बीच बीच में होते हुए हम देखते ही हैं। तो इसके लिए केवल ऐसा छुटपुट प्रतिभा का प्रकटन, इससे कोई विश्वगुरु नहीं बनता। इस प्रतिभा का जीवन के हर क्षेत्र में, समाज जीवन के हर तबके में इस प्रतिभा का प्रकट होना प्रतिभा का ऐसा जब होता है, और फिर उस प्रतिभा के आधार पर उस क्षेत्र में एक वैश्विक मापदंड, उसके मानक स्थापित किए जाते हैं, तब जाकर वह देश अन्य देशों के लिए, अन्य समाजों के लिए यह अनुकरणीय बनता है, वह गुरु बनता है। और ऐसा विश्व के सब समाज जब मानते हैं, तब वह विश्व गुरु बनता है। तो भारत में ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण भारतीय समाज जो था, उसका हर तबका ऐसा था कि जिसमें से प्रतिभा उभर कर प्रकट होती थी, और जिस भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, वह इस प्रकार के मानक स्थापित करता था। गणित के क्षेत्र में, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, फिर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मानस शास्त्र के, ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार के मानक स्थापित करता था। तो यह अपने आप तो हुआ नहीं होगा। तो इसका रहस्य क्या है? वास्तव में यह जो रहस्य तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रहस्य मैं उसको इसके लिए कहता हूं क्योंकि आज भी भारत में हमारे बड़े बड़े ऐसे मूर्धन्य, ऐसे विद्वान हैं जो इस बात को समझते नहीं है, जानते नहीं है कि भारत विश्वगुरु क्यों बन सका, कैसे बन सका। यह भारत के समाज जीवन में हर तबके में से प्रतिभा का ऐसा सार्वत्रिक प्रकट होना कैसे संभव हो पाया, यह रहस्य की बात आज भी लोगों के सामने बनी हुई है। इसका विचार हम अब बचे हुए 5-10 मिनट में करेंगे। समाज जीवन, मैंने जैसे बताया प्रारंभ में ही, विश्वगुरु बनने के लिए समाज जीवन सामर्थ्यवान होना चाहिए, सुख शांतिमय होना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। सुख शांतिमय और समृद्ध होने के लिए जो भौतिक विद्याएं हैं, अभौतिक विद्याएं, भौतिक ऐसी सभी विद्याओं में प्रतिभा का प्रकटन होना चाहिए। फिर यह सुसंस्कृत भी होना चाहिए, अपनी संस्कृति को सामर्थ्य के साथ में संरक्षण करने वाला, अपनी संस्कृति का पूरे विश्व भर में कृणवंतो विश्वमार्यम के आधार पर विस्तार करने वाला। और यह भारत की विस्तार की प्रक्रिया भी हमें ठीक से समझनी होगी। यह भी विश्वगुरु की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इसमें जो कृणवंतो विश्वमार्यम में अभिप्रेत है, उसकी प्रक्रिया जो अभिप्रेत है,
उसका वर्णन मनुस्मृति करती है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। अपना जीवन है, उस जीवन को इतना उन्नत करो कि दुनिया को के लोग, दुनिया के समाज हमारे जीवन की ओर देखकर यह सोचना शुरू करें, विचार करना शुरू करें कि हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। हमारे अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत करें, एक आदर्श प्रस्तुत करें विश्व के सामने, कि जिससे विश्व हमारा अनुकरण करने लग जाए। यह सम्राट और हमारे जो राजसूय यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, यह तो केवल दुष्ट वृत्तियों को नष्ट करने के लिए ही सीमित थे। हमने कभी किसी पर आक्रमण, अत्याचार नहीं किए। हमारा जीवन समृद्धिमय जीवन रहा है, अभाव मुक्त जीवन रहा है। और इसीलिए पूरे इतिहास में आप देखेंगे कि भारतीय समाज ने कभी भी अन्य किसी भी समाज पर लूट के लिए आक्रमण नहीं किए, किसी भी समाज को प्रताड़ित नहीं किया, किसी भी समाज पर अत्याचार नहीं किए, महिलाओं पर, स्त्रियों पर बलात्कार नहीं किए, लोगों को, युवकों को गुलाम बनाकर बेचा नहीं गया। हमारे यहाँ यह पूर्णतः वर्जित माना गया था। तो इस प्रकार से विश्व गुरु के बनने की दृष्टि से भारत में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यह दो बातें जिस समाज में होंगी, और यह दो बातें समाज में होने के लिए जिस समाज ने कुछ रचना निर्माण की है, कुछ पृष्ठभूमि समाज की निर्माण की है, वही समाज विश्व गुरु बनने की संभावनाएं रखता है। यह दो बातें जो है, वह पहली बात तो है कि यहाँ हमारे यहाँ अन्न, और दूसरी बात है शिक्षा। ये दोनों ही बातें निःशुल्क हुआ करती थी, और हर पात्र व्यक्ति के लिए यह अल्पतम से लेकर अधिकतम, यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक यह पूर्णतः निःशुल्क हुआ करती थी। केवल इसमें एक कसौटी हुआ करती थी, और जो होनी ही चाहिए वह थी पात्रता की कसौटी। कोई भी बच्चा समाज जीवन में, कोई भी बच्चा जन्म लेता है कहीं भी किसी भी कोने में, उसकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पूर्णतः विकसित करने की दृष्टि से हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। हर व्यक्ति के, उस व्यक्ति के विकास की जो संभावना है, ये जानने वाले हमारे यहाँ आचार्य हुआ करते थे। और ऐसे हर बच्चे के जो संभावना है उनको ध्यान में लेकर उसके उच्चतम विकास की दृष्टि से मार्गदर्शन कर सकें, प्रेरणा दे सकें, इस प्रकार की हमारे यहाँ आचार्य परंपरा रही है। इस शिक्षक की और भी एक विशेषता ये रही, इस शिक्षक में से, गुरुकुलों में से जब समावर्तन संदेश लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए युवक निकलते थे, उस समय समावर्तन संदेश मिलता था उनको। उस संदेश के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यह संदेश था, यह उपदेश था, यह आदेश था, वेद उपनिषदों का आदेश था। तो इसमें एक सूत्र बताया जाता था, और वह था स्वाध्यायान मा प्रमदः। मैं आजीवन स्वाध्याय करता रहूंगा। इस स्वाध्याय का भी बहुत अलग अलग प्रकार से अर्थ लगाए जाते हैं। मेरी दृष्टि से इस स्वाध्याय का अर्थ यह था कि मैं ब्रह्मचर्य को पूरा करके गृहस्थ जीवन में जाने वाला हूं, और इस गृहस्थ जीवन में मैं आजीवन स्वाध्याय करता रहूंगा। तो स्वाध्याय किस विषय का स्वाध्याय भाई, किस ज्ञान के क्षेत्र का स्वाध्याय? तो मैं जिस क्षेत्र में भी मुझे रुचि है, उस क्षेत्र में मैं काम करना, यह भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मेरी रुचि के क्षेत्र में मैं स्वाध्याय करता रहूं। और स्वाध्याय का अर्थ ऐसा था कि हमारे से पूर्व के विद्वानों ने जो ज्ञान का विकास किया है, उस ज्ञान की प्राप्ति में करूं, उस ज्ञान को समझूं ठीक से, और अपने अनुभव और अपने चिंतन के आधार पर उस ज्ञान को और उसको श्रेष्ठ बनाऊं, उस श्रेष्ठ ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करूं। यह उस स्वाध्याय का अर्थ, इसे हम समझें तो इस प्रकार से ज्ञान के हस्तांतरण की एक परंपरा बहुत श्रेष्ठ और बहुत दीर्घ काल से चलती आ रही है भारतवर्ष में। और इस कारण यह ज्ञान परंपरा
यह अनिर्बाध ऐसी भारत में चलती रही है, इसको भी इस जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि गुरुकुल में आज जो समझ होती है इसमें तो केवल ब्राह्मण पुत्र ही या फिर क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के पुत्र ही उसमें शिक्षा पाने के लिए जाते थे, तो ये ठीक नहीं है समझ। यहाँ तो चारों वर्णों के बच्चे यहाँ जाते थे और गुरुकुलों में उनके वर्ण के अनुसार उनको शिक्षा प्राप्त होती थी, उनकी पात्रता देखकर उन्हें शिक्षा दी जाती थी। और पात्रता जिसमें श्रेष्ठ पात्रता है, विकास की संभावना है, ऐसे हर बच्चे को उसकी पूरी संभावना तक उन्नत करने की दृष्टि से इन गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। तो इस प्रकार की श्रेष्ठ शिक्षा और अन्न की आश्वस्ति, जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो जन्मा है वो खाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जीवन में कोई भी सदस्य, कोई भी घटक यह अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे, इस प्रकार की हमारी व्यवस्था रही है। इसे ध्यान में लेकर हमें यह समझना होगा, अन्न और औषधि, यह अन्न और शिक्षा, इन दो विषयों को हमें हर पात्र व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी योग्यता, क्षमता, पात्रता के अनुसार उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे समाज जीवन की व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी, हमारे समाज जीवन की रचनाएं कैसी रही होंगी, हमारे समाज जीवन को संगठित कैसे किया गया होगा, किस प्रकार से इस समाज जीवन के हर बच्चे को अन्न की भी आश्वस्ति भी हो और शिक्षा की भी आश्वस्ति हो। और इसीलिए हमारे यहाँ जब वैश्यापुत्र जाबाली गुरु के पास पहुंचता है और बहुत सत्यनिष्ठ सत्य का वहां कथन करता है कि मेरी माँ यह नहीं बता सकती कि मैं किसका बच्चा हूं, किसके कारण मेरा जन्म हुआ है, इसलिए फिर उसे सत्यकाम जाबाल ऐसी उपाधि दी गई। उसका नाम तो जाबाल था, तो सत्यकाम जाबाल उसको कहा गया। तो इस प्रकार से शूद्रों के बच्चे भी गुरुकुल में जाया करते थे अपनी योग्यता क्षमता के कारण, क्योंकि शूद्र के घर में बच्चा जन्म लेता है, इसका अर्थ वह शूद्र वर्ण का होता है, ऐसा नहीं होता। शूद्र के घर में भी चारों वर्णों के बालक जन्म ले सकते हैं। इस वर्ण व्यवस्था का विचार हम आगे के किसी व्याख्यान में करने वाले हैं। यहाँ मैं केवल इतना ही बता देना चाहता हूं कि भारत की समाज रचना का जो शास्त्र हमारे पूर्वजों ने विकसित किया था, यह अद्भुत था, अतुलनीय था, अद्वितीय था। इस समाज रचना शास्त्र को और इस समाज रचना के कारण जो भारत के जीवन का प्रतिमान बना था, यह भारत के जीवन का प्रतिमान हमारे इस विश्व गुरुत्व का रहस्य था कि जिसके कारण अन्न की और शिक्षा की पात्रता के अनुसार आश्वस्ति हमने निर्माण की थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं समाप्त करता हूं, समय खत्म हो ही रहा है। धन्यवाद। आगे के सत्र में हम यह सब हम कर सके, इसमें स्वाधीनता और स्वतंत्रता का इनकी जो भूमिका है उसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में। विश्व गुरुत्व का रहस्य मिल गया आज। हम कुछ सवाल लेते हैं। राजेंद्र जी पहला सवाल पूछने जा रहे हैं, उनके बाद प्रसाद जोशी तैयार रहिएगा। नमस्कार केलकर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये एक शंका ये आ रही है कि जैसे हम बोलते हैं कि कोलंबस जब भारत की खोज के लिए निकला था और अमेरिका पहुंच गया और इसलिए वहां पर जो है वो रेड इंडियंस नाम दिया गया। वेस्ट इंडीज को भी हम जो इंडिया है वो भारत से यदि करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत और इंडिया ये दोनों नामों का आपस में संबंध क्या है और कब से होगा ये? क्योंकि एक तो ये धारणा प्रचलित है कि ब्रिटिशर्स ने दिया है, तो ये तो इससे प्रूव नहीं होता है, बहुत पहले से है मतलब ये। इस विषय के बारे में आगे एक सत्र होने वाला है, इसके लिए अभी अपनी जिज्ञासा थोड़ी सी संजो कर रखी है।
इस जिज्ञासा का समाधान के लिए आगे एक सत्र है कि यह हिंदू क्या है, भारत क्या है, भारतीय क्या है, इंडिया क्या है, इसके बारे में आने वाला है। अच्छा कृपया प्रतीक्षा करें तब तक। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू। प्रसाद जोशी अगला सवाल पूछने जा रहे हैं, उनके बाद लीना दामले, आप तैयार रहिएगा। हाँ, नमस्कार केलकर जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो भीष्म इंडेक्स को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया सा कार्यक्रम हम हर गुरुवार, ऐसा लगता है कि अगला गुरुवार कब आएगा। आज जो आपने दो बातें कही, एक तो भारत का जो नामकरण है, जो अभी प्रश्न पूछा और हम आगे देखेंगे, दूसरा जो आपने बताया कि जो आर्यन थियरी और दूसरी जो थियरीज हैं उसका खंडन हो गया है। तो ये जो मेरा पहला प्रश्न ऐसा है कि ये जो थियरी है, जो मतलब आर्यन थियरी, इसको मैंने 20 साल पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया था, वो मैंने पढ़ा था, लेकिन उसके बाद उसको इतना प्रचारित नहीं किया गया। आज भी हमारे बच्चे जो हैं ये आर्यन थियरी ही अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो क्या ये हमारी एक समाज की या जो भी कुछ शिक्षण व्यवस्था है उसकी इतनी बड़ी एक निष्फलता नहीं बोल सकते हैं कि जो हम इसको इतनी 20-25 साल पहले जिसको काउंटर किया गया था उसको अभी भी हम प्रस्थापित नहीं कर पा रहे हैं सत्य पे। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि आप इतना अच्छा ये है तो इसके बारे में एक सुझाव है कि ऐसा कोई पुस्तक के रूप में ऐसा कुछ पब्लिश किया जाए जो इतिहास और हमारा इतिहास और ज्ञान संपदा जो आप बता रहे हैं वो एक दूसरे के साथ संलग्न है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं कि जो भी आप कुछ बोल रहे हैं उसे एक पुस्तक के रूप में हम प्रकाशित करें, और हमारे अनेक लोग हैं जो उनको ये यूट्यूब के माध्यम से भी इतना समय नहीं दे सकते, वो पुस्तक के रूप में ज्यादा ये हो सकते। धन्यवाद। पहली बात तो जो आर्यन इन्वेजन थियरी कही जाती है, इसका असत्य तो लगभग 30-35 वर्ष पूर्व ही प्रमाणित हो गया था। जी इस आर्कियोलॉजी के क्षेत्र के बहुत पितामह कह सकते हैं ऐसे डॉक्टर वाकणकर, श्रीधर विष्णु वाकणकर, इन्होंने इसको चुनौती तो मुझे यदि ठीक से स्मरण है, क्योंकि मैं तो उस समय काफी छोटा था, लेकिन वह विक्रम यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उज्जैन में। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय इसमें एक चुनौती दी कि यह आर्यन इन्वेजन थियरी जो है यह सरासर झूठ है। कोई प्रमाणित करे, कोई प्रमाण बताए उसके। और बाकी सब वहां जो उपस्थित अन्य समाजों के, अन्य देशों के विद्वान थे, वो बगले झांकते रह गए, इनको कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो उसमें सुरंग तो लगभग 40-45 वर्ष पहले लग गई थी। यह तो हमारा दुर्भाग्य है और हमारा पुरुषार्थ कम पड़ता है। इसे हम समझें कि हम राष्ट्रीय विचारों वाली सरकार रहे, राष्ट्रीय विचारों के से अभिभूत ऐसे विद्वान भारत में बहुत बड़ी मात्रा में हो, इसमें हम असफल रहे हैं। इसकी आवश्यकता है कि हमारे विद्वानों में राष्ट्रीयता ये निर्माण हो, और जो राष्ट्रीय लोग हैं उनमें से विद्वान निर्माण हो। इसके ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। शासन में जो आता है, देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति कुछ गलती करता है तो शायद वह केवल अपने लिए कुछ अहित निमंत्रण करता है, लेकिन जब समाज का या देश का नेतृत्व कुछ गलतियां करता है तो समाज को पीढ़ियों तक उस गलती को भुगतना पड़ता है। इसके लिए हर समाज ने जागरूक रहकर ऐसा कोई भी गलत शासक शासन में न आए, ऐसा सुनिश्चित करना होता है। दुर्भाग्य से हम यह कर नहीं रहे थे। आगे से देखना होगा कि ऐसा
राष्ट्रभक्त, ऐसा भारतीयता के गौरव का अभिमान रखने वाला स्वाभिमानी, ऐसे ही शासक वर्ग भारत में हमेशा रहें, हमेशा ऐसे ही लोकतंत्र है तो चुनकर आए, यह हमें देखना होगा। तब फिर ये जो शुरुआत तो कुछ हुई है, अभी देखो इतिहास में आर्यन थ्योरी वगैरह इसके बारे में काफी कुछ साहित्य लिखा जा रहा है, ज्ञान धारा के बारे में, कुछ गौरवशाली भारत के बारे में भी बहुत सारे साहित्य निर्माण हो रहा है। तो उस दृष्टि से तो जैसे ही थोड़ी सी विद्वानों के जगत की जो डर है उनके मन में कि हम लिखेंगे ये तो हम सरकार की ब्लैकलिस्ट में चले जाएंगे, ये डर से भी विद्वानों को मुक्त होना होगा। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं इसमें करने की, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। और ये पुस्तक के बारे में जरा, हाँ, पुस्तकों के बारे में मैंने बताया ना कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे सुरेश जी सोनी की एक पुस्तक है, एक विवेकानंद जी के यानी विवेकानंद केंद्र के रामकृष्ण मठ के एक आचार्य हैं, उन्होंने लिखी हुई एक पुस्तक है, मॉडर्न फिजिक्स एंड वेदांत है। फिर एक दक्षिण भारत में कुछ पुस्तकें लिखी गई है, कि जो एक गुलेरी की पुस्तक है, गुलेरी लेखक हैं, उनकी पुस्तक है संस्कृत में विज्ञान। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें आज उपलब्ध है। ऐसी एक और पुस्तक में आपसे अनुरोध करूंगा कि अवश्य पढ़ें, वो है व्हाट इंडिया शुड नो। ऐसी एक पुस्तक है जो किसने लिखी है, मैं नाम जरा देख कर बताता हूं। नमस्ते। जीवन का भारतीय प्रतिमान, इस नाम का 2 पुस्तकों का खंड आदरणीय दिलीप जी केलकर द्वारा लिखित, ऐसा मार्च 2022 में प्रकाशित हो रहा है। उसकी जानकारी आपको अगले गुरुवार तक सब दी जाएगी, उसका लिंक वगैरह, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वो मार्च महीने में प्रकाशित होने वाला है, 2 खंडों में है। तो अगले गुरुवार तक इंतजार कीजिए, उसके बारे में सब कुछ हम लोग आपको जो बातें अभी आदरणीय दिलीप जी बता रहे हैं, वो सब उस पुस्तक प्रकाशित हम विश्व प्रकाशन की तरफ से कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया। ये हिंदी में रहेगा? ये हिंदी में रहेंगे, हिंदी में। बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। लीना जी रामले, आप सवाल पूछिए, उनके बाद चित्तरंजन पटेल आप तैयार रहिएगा। नमस्कार आदरणीय केलकर सर। एक्चुअली मुझे वही प्रश्न पूछना था जो पहले प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि इंडिया भारत को किसने कहना शुरू कर दिया और कब से कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने जो बताया कि वेस्ट इंडीज और वो जो खोज हो गए, तो उसके पहले इंडिया कह रहे थे या ब्रिटिशों ने शुरू कर दिया? धन्यवाद। जैसे मैंने अभी बताया ना कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस ग्रीक जो क्षत्रप था, जो पीछे रह गया था, अरबस्तान के क्षेत्र में वो राजा के रूप में काम करता था, उसने भारत में चंद्रगुप्त के राज्य में भेजा हुआ जो राजदूत था मेगास्थनीज, उस मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका। तो एक ढंग से कह सकते हैं कि शायद यह इंडिया इस शब्द की ओर बढ़ने का प्रारंभ शायद वहां से हुआ होगा, और उसका आधार इंडस्ट्रियलाइजेशन से है, इंडस्ट्रियलाइज्ड समाज उससे है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि उस समय तो इंडस वैली वगैरह इस प्रकार का ऐसा कुछ था नहीं, सिंधु और इंडस ऐसा कोई संबंध उस समय था नहीं। और अंग्रेजी भाषा भी नहीं होगी ना तभी प्रचलित सभी जगह पे, पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा तो नहीं होगी ना तब। नहीं, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी भाषा जो है ना, यह ग्रीक और लैटिन वगैरह इन भाषाओं से जन्मी हुई है भाषाएं, यूरोप की सब भाषाएं। हाँ। तो ग्रीक भाषा में कुछ आ गया, लैटिन में कुछ आ गया, तो उसमें से उधार ले लेते हैं ये। अच्छा। इनमें इन यूरोप की भाषाओं में कुछ भी कमी पड़ती है उन्हें, तो वह ग्रीक और लैटिन इन भाषाओं की ओर देखते हैं, और उसमें से कुछ मिल जाता है तो ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं।
तो इस प्रकार से, हालांकि वो ग्रीक लेखक ने लिखा हुआ है, ग्रीक भाषा में ही होगा उस समय का तो, लेकिन उसका नाम इंडिका था। लेकिन इंडिका का मतलब क्या है? अब मैंने आपको अभी तक 2 बार कहा है कि शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिका यह शब्द आया होगा। अच्छा अच्छा, ओके। इंडस्ट्रियलाइज समाज, सोसाइटी, उससे शायद आया होगा। बाकी तो शायद मेगास्थनीज ही बता सकता है उसने इस अच्छा शब्द का अन्य कोई कारण से उपयोग यदि किया है तो क्या हो सकता है, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है, ये अनुमान ही है, इसके प्रमाण नहीं मिलते, या ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि मेगास्थनीज ने इसको इंडिका क्यों कहा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चित्तरंजन जी, आप अगला सवाल पूछिए। सॉरी, उनके बाद संदीप जी, आप तैयार रहिएगा। चित्तरंजन पटेल जी, आप इधर हैं? हम अगला सवाल लेते हैं। संदीप जी, आप सवाल पूछिए, उनके बाद आरजी, आप तैयार रहिएगा। गुरुजी प्रणाम। जैसे कुछ दोस्तों ने कहा या साथियों ने कहा कि ये अपने आप में एक अद्भुत सीरीज कहते हैं हम, जिसे वेब सीरीज आजकल चल रही है, तो ये एक अपने आप में एक व्याख्यान जो है मार्गदर्शन करने योग्य और भारत को सही दिशा में ले जाने योग्य है। और मैं बीज मंडीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आपने सही कहा कि जो आर्यन, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा, फिर प्रश्न पे भी आऊंगा। मैं किसी इनकम टैक्स कमिश्नर के सहायक या क्लर्क के पास गया और वो मुस्लिम थे। तो कहते हैं, अब मैंने कोई चर्चा शुरू नहीं की, उन्होंने अपने आप संदीप से जी, शुरू की। प्लीज, बहुत सवाल करने वाले हैं, तो आप फिर सवाल पूछिए। जी, तो सर ये होमोसेपियंस के जो कॉन्सेप्ट है जो हम बोलते हैं, और फिर जब हम बात करते हैं कि भारतीय हिस्ट्री की, कि हमारी महाभारत और रामायण जो है, तो इसमें कैसा मतलब हम जो काउंटर करते हैं या किसी को जब सवाल करते हैं, जिससे डिबेट करते हैं, तो कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें कि होमोसेपियंस की जो हिस्ट्री है और जो भारतीय हिस्ट्री है, हमारी जो पौराणिक हिस्ट्री है, उसमें डिफरेंस कैसे हम क्रिएट करते हैं। देखिए, भारतीय पुराणों का जो लेखन है ना, यह तो हमारे यहाँ की परंपरा जो रही है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। इसमें विशेष रूप से संदर्भ उन प्रसंगों को दिए गए हैं जिनके कारण पूरे विश्व के समाज जीवन में उथल पुथल मच गई। और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पुराणों में भी कुछ वंशावलियां तो मिलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे खंडित इस प्रकार का इतिहास पुराणों में भी मिलता है। वर्तमान जो होमोसेपियंस वगैरह, ये तो सब परिकल्पनाएं हैं, इन्हें हम ठीक से समझें। ये पहले होमोसेपियंस बने, फिर उससे ये बने, फिर उससे वो बने, ये सब परिकल्पनाएं हैं। इन्हें कोई अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाया है। पहले चारों पैरों पर चलता था, फिर धीरे 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 बंदर जैसा वो दोनों पैरों पर भी चलने लग गया, फिर धीरे धीरे मनुष्य जैसा सीधा, कमर में से सीधा होके सीधा चलने लग गया। यह सब परिकल्पनाएं हैं। ऐसा होता हुआ बीच के जो स्टेजेस हैं, उसके जो बीच के चरण हैं, ऐसे चरणों पर कोई प्राणी ऐसे पाए नहीं गए हैं जिसके कारण यह प्रमाणित हो सके यह विकास की यह प्रक्रिया रही होगी। और इसलिए अब किसी को उसी में श्रद्धा मानकर चलना है तो चले भला, लेकिन भारतीय जो सृष्टि निर्माण की मान्यता है उसके बारे में हम आगे के सत्र में जानने वाले हैं, अधिक विस्तार से जानेंगे। तो उसमें यह जो बुद्धियुक्त ऐसी भारतीय विश्व निर्माण की जो अवधारणा है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम जो अभारतीय मान्यताएं हैं, जो अभारतीय साइंटिस्टों ने जो उनका मिथ्या ज्ञान है, उसके आधार पर
जो निर्माण की हुई या प्रस्तुत की हुई और अपने शासकीय सामर्थ्य के आधार पर विश्व भर में प्रस्थापित की हुई ऐसी जो मान्यताएं हैं, उनके बारे में केवल उसमें जो जिसे हम छिद्र कहते हैं, उसमें जो त्रुटियां हैं, केवल उतना उल्लेख करके हम उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे अध्ययन का विषय भारत की जो मान्यताएं हैं, जो बुद्धियुक्त हैं, जो सर्वहितैषी हैं, उन्हें समझना यह होना चाहिए। न तो उन्होंने रखी हुई जो मान्यताएं हैं वह न तो बुद्धियुक्त है और न ही सर्वहितैषी है। इन दोनों कसौटियों पर वह खरी नहीं उतरती है, और इसका विचार हम आगे के किसी व्याख्यान में अवश्य करने वाले हैं। धन्यवाद। चित्तरंजन जी पटेल जुड़ चुके हैं हमसे। चित्तरंजन जी, आप सवाल पूछिए। हाँ हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी, पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न कोई नया नहीं है। पिछले सत्र भी मैंने पूछा था कि आपका नंबर मेरे को जो मिला है, जो मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जो मिला है कि नहीं वो पूछना था। और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि आपके जो रिकॉर्डिंग में डाउनलोड करता हूँ उसमें वॉल्यूम कम होता है, तो ज्यादा हो सकता है? अच्छा, मैं टेक्निकल टीम से बात करके आपको बता देती हूँ। आप फिर से मुझे मेरे क्रमांक पर संपर्क कीजिएगा। मैं चैट बॉक्स में देती हूँ। अगला सवाल लेते हैं। आरजी, आप सवाल पूछिए, उनके बाद अनिल अग्रवाल, आप तैयार रहिएगा। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम रश्मि है। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने हमें ये बताया कि एक ही परिवार में चारों वर्णों का भी जन्म हो सकता है और वैश्या के पुत्र को और शूद्र को भी गुरुकुल में एडमिशन मेरिट बेस पर मिल जाता था। तो सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो एट्रोसिटीज हैं या जो दलित और शूद्र प्रति आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, वो हाँ जी, वो कब और क्यों शुरू हुए होंगे? क्या ब्रिटिश काल में शुरू हुए और कब, क्यों, कैसे हुआ ये? वैसे तो ये वर्ण और जाति के विषय आगे आने वाले हैं, उसका विचार हम करेंगे उसमें। अभी यहाँ केवल इतना बता दूं मैं, यह जो छुआछूत का विषय है, यही मुख्यतः, और दूसरा ऊंच नीच का विषय जी। दो समस्याएं, इनके निर्माण होने में हमारे यहाँ जो आक्रांता आए, इनका बहुत बड़ा प्रभाव इस पर पड़ा है। इन्होंने, देखो आप, हमारे यहाँ जो मेला उठाने वाले मेहतर हुआ करते थे जी, ये जाति कहाँ से निर्माण हुई? भारत में तो इस प्रकार से अपने घर में मलमूत्र छोड़ने की व्यवस्था ऐसी हुआ नहीं करती थी, वो तो बाहर हुआ करती थी। तो मेला उठाकर ले जाने की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? यह तो मुसलमानों के काल से शुरू हुई, जिनकी औरतें घर से बाहर नहीं जाती थीं। और फिर वो मेला तो निकालना चाहिए। भारतीय समाज के ही लोगों को उन्होंने अपने शक्ति के शस्त्र के आधार पर बाध्य किया ऐसा काम करने के लिए, और उसमें से मेहतर जाति का निर्माण हो गया। अब इस प्रकार का मेला उठाकर ले जाने वाले के लिए उसकी अस्वच्छता के कारण कुछ अछूतपने का कुछ प्रादुर्भाव होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। लेकिन उसका कारण हिंदू समाज नहीं है, उसका कारण यह इस्लाम है, इस्लाम की परंपरा है, उसकी जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, वह है। ऐसे कई दोष हमारे जीवन में निर्माण हुए हैं, और इनके बारे में कुछ परामर्श हम वर्ण और जाति के विषय जब आएंगे तो उसमें लेंगे ही। यहाँ केवल मैं इतना ही बता दूं कि यह तो, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया सत्यकाम जाबाल का, हमारे सब ऋषि मुनि देख लीजिए ना, व्यास कौन थे, वाल्मीकि कौन थे, तो यह तो सब जिन्हें शूद्र जाति के कह सकते हैं, उनके बच्चे थे।
करेक्ट। शूद्र जाति नहीं होती, लेकिन शूद्र वर्ण के माता पिता के बच्चे थे, माता के पिता के। लेकिन यह तो हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ ऐसे ब्राह्मण माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा तो रही, स्त्री के ऊपर भी अन्याय अत्याचार जो हुए उसमें भी बहुत बड़ा कारण यह इस्लामी आक्रमण है, जिसके कारण स्त्री का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। बड़े अच्छे अच्छे पुरुषों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी, स्त्रियों की तो बात ही और है। तो स्त्री का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तो स्त्री का समाज में मुक्तता से विचरना बंद हो गया। तो ये सब बातें जो है ना, जो अनिष्ट जो हैं, यह हमारे समाज जीवन में ये जो आक्रांता आए, इनके कारण निर्माण हुए हैं, इसे हमें समझना होगा। इसका समर्थन हमें कहीं नहीं मिलता। मनुस्मृति में भी इसका समर्थन ढूंढने वाले जो लोग हैं वो यह जानते नहीं है कि मनुस्मृति में लगभग 52% हिस्सा जो है उसका यह प्रक्षिप्त है, किसी ने बाहर से उसमें घुसाया हुआ है। मूल मनुस्मृति का विश्लेषण किया गया है, उसे भी हम जिन्हें जिज्ञासा है वो देखें अवश्य। वास्तविक मनुस्मृति का विशुद्ध मनुस्मृति इस नाम से लेखन और इसकी प्रस्तुति की गई है, जिसका विश्लेषण किया कैसे किया गया है उसका भी उन्होंने विवरण दिया है। 8 प्रकार की कसौटियां लगाकर हर श्लोक को उन्होंने देखा है मनुस्मृति के, और उसके बाद में जो प्रक्षिप्त है उसको दूर करके जो बचे श्लोक वह विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में प्रकाशित किए हैं। तो ऐसे पुस्तक इस दृष्टि से हमारे विद्वान काम कर रहे हैं की संख्या बढ़ानी होगी, तो फिर ये सब जो दोष हैं इनका निराकरण करने वाला विपुल साहित्य हमारे लिए उपलब्ध होगा, सहजता से उपलब्ध होगा। वैसे जो दो दोष हैं, यह भारतीय मूल वर्ण और जाति व्यवस्था के दोष मूल में थे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। यहाँ तो हमने वेदों का ज्ञान सबके लिए मुक्त है ये कहा है। वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहता है यह सबके लिए है। वहां किसी को वेद का श्रवण करने के लिए बहिष्कृत कैसे किया जा सकता है? करेक्ट। तो यह जो दोष निर्माण हुए हैं, और देखो कुछ तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं और कई ऐसे प्रमाण हैं जो इतिहास में हम खोज नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन जिन भी कारणों से दोष निर्माण हुए हैं वो होने दो, कारण कुछ भी हो, समझते हैं ना ये दोष है, तो इस दोष से मुक्त करो इनको, या फिर इनसे श्रेष्ठ ऐसी संगठन प्रणालियां, सामाजिक संगठन की प्रणालियां, उनकी प्रस्तुति करो, उनका विकास करो। हम दोनों ही नहीं कर रहे हैं, न तो दोष दूर करने में लगे हैं, उसको तोड़ने के लिए लगे हैं, नहीं हम उसके लिए कोई विकल्प के रूप में निर्माण कर रहे हैं। अंधानुकरण कर रहे हैं हम यूरोपीय और अमेरिकी देशों का, समाजों का। तो यह तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें अपने सत्व के आधार पर, अपनी जीवन दृष्टि के आधार पर, अपने जीवन के प्रतिमान के आधार पर फिर से जीवन को विकसित करना होगा। अगला सवाल लेते हैं। अनिल अग्रवाल जी, आप सवाल पूछिए, उनके बाद ईरा पांडे आप तैयार रहिएगा। सादर प्रणाम। प्रणाम। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि आज के कालखंड में इन आक्रांताओं के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ है हमारा, तो ये देश एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुआ। तो आक्रांताओं से पहले इस देश में किस तरह की भूमिका थी? मुझे तो लगता है कि उस समय धर्म ही एक था। एक तो मैं ये जानना चाहता था। दूसरा, जैसे कि चीन में 2000 वर्ष तक भारत ने सांस्कृतिक शासन किया, वर्तमान कालखंड में भारत में हम किसका शासन मान सकते हैं? तीसरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि जो ये मुझे लग रहा है ये सब गुरुकुल व्यवस्था से संबंधित हैं। आप जैसे चिंतक भारत में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? और अगले 20 वर्षों में यदि कम हो रहे हैं तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा?
मैं धन्यवाद। तीसरे प्रश्न के उत्तर से शुरुआत करता हूं। जी देखो, भारत में ऐसी कुछ परंपराएं हमारे पूर्वजों ने निर्माण की थी, जो परंपराएं खंडित हो गई थी। इन परंपराओं में से एक परंपरा यह थी कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, अपनी मृत्यु से पहले अपने से श्रेष्ठ ऐसा कम से कम एक उत्तराधिकारी निर्माण करूं। इस प्रकार की परंपरा जिस समाज में होती है, वह समाज क्रमशः उन्नति होता जाता है, उन्नति के शिखर चढ़ता जाता है। तो कम से कम मैंने तो ऐसा विचार किया है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं, कि मुझसे भी श्रेष्ठ ऐसे कुछ लोग तैयार हो जाएं। ऐसा प्रयास यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी हमारे यहाँ सम्राटों की परंपरा रही है, राजाओं की परंपरा रही है, विद्वानों की परंपरा रही है, वैज्ञानिकों की परंपरा रही है, योगियों की परंपरा रही है। और छोटे से छोटा हम देखें तो सास बहू की परंपरा रही है, पिता पुत्र की परंपरा रही है। तो ऐसा परंपरा से और अपने से श्रेष्ठ निर्माण, ऐसी परंपराओं से भरा हुआ यह देश था। इस छोटे से सूत्र को हमें सार्वत्रिक करना होगा। देखिए हम कितना कर पाते हैं अपने जीवन में, और पूरा विश्वास रखिए ये फिर से जो भारत की अस्मिता जगी है, तो फिर से अभी भारत को फिर से उस विश्व गुरुत्व के स्थान तक ले जाकर ही रुकेगी। इसमें कोई विश्वास यानी हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। जी अगला सवाल लेते हैं। ईरा पांडे आप तैयार रहिएगा, उनके बाद कुलदीपिका केसकर आप तैयार रहिएगा। नमो नमः महोदय। नमस्ते। महोदय मैं ईरा पांडे हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर से। मैं 11 वर्ष की हूँ। मैं संस्कृत सीखती हूँ और मुझे संस्कृत सीखने में बहुत रुचि भी है। तो अभी तो मैं केवल संस्कृत ही सीख रही हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपके कोई ऐसा कोर्स है जिसमें मैं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकूं। और आपने जो अभी लेक्चर लिया इतना अच्छा था महोदय कि मुझे जो जो जानकारियाँ चाहिए थी, मुझे जो जिज्ञासा थी जानने की, वो सब आपने बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये सब सुनकर। आपके मन में वेदों को जानने की इच्छा निर्माण होना, यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और आपके लिए यह बहुत क्या कहें कि बहुत पुण्य की बात है। आपके पूर्व जन्म की पुण्य ही है कि जिसके कारण आपके मन में इस प्रकार का विचार निर्माण हुआ है। आप इसको बिल्कुल आगे ले चलिए, और इस प्रकार से किसी के व्याख्यान से वेद सीखे नहीं जाते। वेद सीखने की परंपरा है हमारे देश में, और हमारे सौभाग्य से आज भी ऐसी परंपरा कुछ मात्रा में चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो ऐसे वेद के बारे में और कुछ जानना है तो ऐसे किसी वेद के जानकार के पास में रहकर आपको वो सीखने होंगे। बस मेरा आपसे एक अनुरोध उसमें इतना ही रहेगा कि वेद सीखते समय हमेशा एक दृष्टि आप रखें, यह वेद मैं किस लिए सीख रही हूं। यह विश्व कल्याण के लिए हैं। तो वेदों के ज्ञान के आधार पर शासन कैसे चलता है, रक्षण व्यवस्था कैसे चलती है, वेदों के ज्ञान के आधार पर शिक्षण व्यवस्था कैसे चलती है, वेदों के ज्ञान के आधार पर पोषण व्यवस्था कैसे चलती है, समाज जीवन श्रेष्ठ कैसे बनता है, इस प्रकार का उसका जो उपयोजित पक्ष है, उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, उसके उस दृष्टि से भी आप अध्ययन का प्रयास कीजिए। बस मेरा आपको इतना ही कहना है, और आपके लिए ऐसे अध्ययन के अवसर आपको मिले, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।
महोदय, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये आप बता सकते हैं कि कहाँ पे मुझे मिल सकता है ऐसा ज्ञान? देखिए, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जहां पर वेदों का अध्ययन होता है, और इस दृष्टि से कुछ मैं नाम तो बता सकता हूं। अब जैसे बंगलोर में एक है जहां प्रगत अध्ययन होता है, और उसका प्राथमिक अध्ययन जो है वह हरिपुरा में होता है। एक अध्ययन इधर सोलापुर के पास में एक आचार्य काळे करके हुआ करते थे, वो तो अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र वहां पर वेदाध्ययन करवाते हैं। और भी उत्तर भारत में तो आप हरिद्वार वगैरह में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे गुरुकुल मिल जाएंगे जहां पर वेदाध्ययन होता है। प्रयाग में आपको ऐसे मिल जाएंगे, उज्जैन में आपको मिल जाएंगे, काशी में आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए मेरा अनुरोध आपसे ये है, क्योंकि ये सब मैंने देखे नहीं है, इसके लिए किसी एक को मैंने कहना कि आप वहां जाकर सीखिए, मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरा आपसे अनुरोध ऐसा है कि आप अपने माता पिता को या जो भी आपके अभिभावक हैं उनको ले जाकर वहां पर जाकर प्रत्यक्ष देखकर समझकर आए, और फिर तय करें कि किस गुरुकुल में आपने वेदों का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं इराकी माँ बात कर रही हूँ। सर, मैंने काफी कोशिश की, पर मेरा चूंकि बैकग्राउंड नहीं, पर मुझे भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। संस्कृत भी कुछ संस्कृत भारती के द्वारा थोड़ा बहुत ऑनलाइन जो सीख पाई, कोशिश कर रही दूसरे बच्चों को भी सिखाने की, इसका बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे सही जानकारी नहीं मिल पा रही कि मैं इसको कहाँ कनेक्ट कराऊं। जैसे पहले गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, पहले जो गणित होता था, ये लोग जो पढ़ते हैं अभी, वो चीजें सब खत्म हो गई है, वापस से मिल नहीं पा रही है। 2 दिन पहले ये रो रही थी कि मैं कैसे वापस लाऊं ये सारी चीजें, मम्मा आप बताते हो सब खो गया है इंडिया का। मतलब बच्चे हैं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मैं कैसे मम्मा वापस लाऊं वो सारी चीजें, तो मुझे भी पता नहीं मैं उसको क्या गाइड करूं। तो बहन जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप ऐसे कुछ गुरुकुल प्रत्यक्ष देख कर आए, प्रत्यक्ष वहां पर उनसे मिलकर आए, क्या क्या चलता है। आवश्यक हो तो वहां पर 1-2 दिन रुकें, ये समझने के लिए कि जीवन कैसे चलता है यहाँ का, किस प्रकार से वहां पर गुरुकुल में शिक्षा कैसे दी जाती है और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, उसका जो उपयोजन का, उसका जो व्यवहार का पक्ष है, वह यदि नहीं है तो उपयुक्त तो है वो, यानी केवल उसका कंठस्थीकरण यह उपयुक्त तो है, लेकिन इसका और अधिक उपयोग, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष जीवन में उपयोग कैसे करना, यह समझ में आता है तो यह अधिक उपयोगी है। बिल्कुल। इस प्रकार से कहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिए भी इस प्रकार का एक आदर्श गुरुकुल, यह मेरे लिए भी, यानी मैंने भी ऐसा कहीं देखा नहीं है। और ये मैं दावा नहीं कर सकता कि मैंने जो देखे हैं वो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ थे उनमें से कुछ गुरुकुल थे। इसके लिए मैं आपको इसमें से किसी के बारे में बता नहीं रहा हूँ कि आप इस गुरुकुल को देखिए या इसमें आप अपनी बेटी को भेजिए। यह तो आपको वहां जाकर देखना होगा, समझना होगा, और वहां जब आप ऐसे कुछ गुरुकुल देखेंगे ना तो आपको एक दृष्टि भी मिल जाएगी। हाँ, उस गुरुकुल में हमने वो देखा था, अरे वो इस गुरुकुल में तो वो दिखाई नहीं देता है, तो आप पूछेंगे वहां पर। इस प्रकार से आपका भी जो ज्ञान है ना इस विषय में और समृद्ध होता रहेगा। करिकुलम के नाम से, लेकिन उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई है। मैंने देखा था, कल नेट पे ढूंढ रही थी, तो उसमें आगे आचार्य कॉलेज के नाम से शुरू किया है। हीरा की माता जी, आप मुझे संपर्क कीजिए। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से बहुत सारे कोर्सेस हमारे चलते हैं ऑनलाइन, वेदांग दर्शन के बारे में, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मैंने आपको पर्सनली नंबर भेजा है मेरा, अब बाद में मुझे संपर्क कीजिएगा। श्योर मैम, मैं बच्चों के लिए एलिजिबल है ना, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं वहाँ ऑनलाइन, वहाँ बच्चों को अलाउ ही नहीं करते हैं। नहीं है ना कोई। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद महोदय। और बहुत बहुत अभिनंदन हीरा आपका।
अगला सवाल लेते हैं, शायद ये आखिरी सवाल है, समय की मर्यादा है, 9 बज चुके हैं। कुलदीपिका केसकर, आप सवाल पूछिएगा। नमस्कार सर, गुरुजी नमस्कार. आपण जो नमस्कार. काही प्रयत्न करत आहात तो अतिशय सुंदर आहे, अतुलनीय आहे आणि आपल्या विचारांशी तर मी सहमत आहे. आम्हाला लहानपणी असं कुठल्याही प्रकारचं शिक्षण मिळालं नाही, त्याचं आम्ही दुर्दैव समजतो. पण आजच्या मुलांना शिक्षण मिळत आहे, आपण जे मार्गदर्शन करत आहात ते खूपच सुंदर आहे. आणि ही जी शिक्षण प्रणाली आहे असं मला वाटतं बरं का, की आपल्या शालेय शिक्षणातून हे जर ज्ञान मिळालं तर सगळ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो का? आपण भारतीय शिक्षण मंचाच्या माध्यमातून 2 स्तरांवर शिक्षणामध्ये हे आणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. एक स्तर आहे तो म्हणजे विद्यालयीन शिक्षण. इयत्ता, हिंदी में बात करूंगा मैं, क्षमा कीजिए. चलेगा. कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के लिए भारतीय जीवन पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया है. अच्छा. और उसके प्रयोग आने वाले शैक्षिक सत्र से कम से कम 8-10 विद्यालयों में शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा आज का अनुमान है. दूसरी ओर विश्वविद्यालय के स्तर पर भारतीय जीवन की पुनः प्रतिष्ठापना, इस विषय को लेकर कुछ पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही हैं. ओके, धन्यवाद. प्रयास जैसे हो रहे हैं और हम जैसे कर रहे हैं, ऐसे और भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं. हमारा जो प्रयास है उसमें विशेषता केवल इतनी ही है कि हम जीवन की शिक्षा ऐसा विषय कर रहे हैं. हम कोई केवल विज्ञान की शिक्षा, केवल भारत की अस्मिता को जगाने की शिक्षा यहाँ तक सीमित नहीं रख रहे हैं. करेक्ट. हम इसको, इस अस्मिता को भी जगाएंगे, जीवन की शिक्षा उसके साथ में देंगे. जीते कैसे हैं, विश्वगुरु कैसे बनते हैं, उसकी शिक्षा होगी. एक सेकंड सर, रोजी रोटी बनाने के लिए अपनी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. रोजी रोटी तो अपने आप होगी. मैंने जैसे बताया कि अन्न की आश्वस्ति जब होगी तो रोजी रोटी अपनी, कोई किसी आवश्यकता से वंचित न रहे, ऐसी समाज जीवन की व्यवस्था रहेगी तो फिर रोजी रोटी की चिंता ही नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है. सही बात है. आज इस रोजी रोटी की चिंता ने ही पूरे मानव जाति को व्याप्त कर लिया है. सही बात हर कोई इसी के पीछे पड़ा है. और वो 99 का फेरा होता है ना, ऐसा होता है ये फेरा. यार 99 हो गए तो 100 होने चाहिए, 99 हो गए तो 100 होने चाहिए. तो इसमें इसके पीछे पड़ जाता है और उस फेरे से निकल नहीं पाता है. तो भारतीय जीवन के प्रतिमान की प्रतिष्ठापना इसी दृष्टि से आवश्यक है. चिंतन होनी चाहिए. सही बात है. अर्थ पुरुषार्थ को सबसे ऊपर का स्थान जो दिया गया है उसको ठीक करना होगा, उसको योग्य स्थान पर लाना होगा. ये होगा जैसे जैसे उसके लिए तो समझेंगे. उसके लिए तो चिंतन ही होनी चाहिए ना. वही तो चिंतन आप और हम मिलकर कर रहे हैं ना इन सत्रों में. ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. समय की मर्यादा के कारण हम अगले 3 सवाल नहीं ले सकते, कृपया क्षमा कीजिए. आज के सेशन में यही रुकते हैं. भारत का जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये पुस्तक दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित. अगले हफ्ते मैं इसका निवेदन करूंगी. 2 खंडों में ये पुस्तक भीष्म प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होने जा रहा है, आप वो जरूर लीजिएगा. मैं अगले हफ्ते उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे दूंगी. आज के सेशन में यही रुकते हैं. केळकर सर प्रणाम और बहुत बहुत आभार. सभी सहभागियों का आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. स्वाति जी, एक मिनट मुझे और दीजिए जी. हम अपने इस सत्र का अंत जो है शांति पाठ से करेंगे. जरूर जरूर सर. मैं शांति पाठ की पहली पंक्ति कहूंगा और जिन्हें आता है पूरा वो शांति पाठ वो आगे मेरे साथ में कहेंगे. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सब कहेंगे. सर्वे सन्तु निरामयाः. पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.
ओम ओम शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, नमस्ते। सर अभी तो ऐसे सेशन समाप्त हुआ है, मैं फिर भी मेरा सवाल एक था पूछ सकता हूँ क्या, जो अगर आपके